क्लास 10 ज्योग्राफी और इसका इकाई 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसका हम देखेंगे खंड घ यानी इसका चैप्टर 5 है खनिज संसाधन, यानी इकाई 1 का चैप्टर 5 खनिज संसाधन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है ये रहा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कुल संख्या है प्रश्नों की 8। तो सभी को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का 100 उदाहरण परिचय दीजिए। हमें यहाँ पे खनिज के प्रकार बताना है और उनका उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे आपको पहले ये मालूम होना चाहिए खनिज कितने प्रकार, खनिज का मतलब होता क्या है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों में। खनिज जो है, खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो पृथ्वी के भूगर्भ को खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, ठीक है, तांबा, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे खनिज कहलाते हैं। तो हमें खनिज के प्रकार बताना है उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले आपको लिखना है खनिज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आपको लिखना है धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको प्रारंभ करना है पहला धात्विक खनिज के बारे में। यहाँ पे देखिए खनिज 2 प्रकार के होते हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे धात्विक खनिज के बारे में लिखना प्रारंभ करेंगे इसके बारे में। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इन खनिजों से धातु होता है, जैसे लोहा, अयस्क, ठीक है, लोहा, अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज आदि। पुनः इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन सा? लोहयुक्त खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है, जैसे देखिए लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन आदि में लोहा पाया जाता है। और दूसरा अलोहयुक्त जिसमें से लोहा नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा आदि, ठीक है। तो ये हो गया खनिज का पहला भाग। अब हम लिखेंगे अधात्विक खनिज। तो इसके बारे में आपको यहाँ से लिखना है। यहाँ देखिए अधात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि, ठीक है। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज में देखिए इनमें जीवाश्म होते हैं, जैसे इस कोयला हो, इसमें कार्बन की मात्रा हो, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सारे क्या हो जाते हैं? कार्बनिक खनिज हो जाते हैं। तो ये पृथ्वी में लाखों वर्षों तक दबे रहने के कारण प्राणी पादप जो कोयला में परिवर्तित हो जाता है, पेट्रोलियम में बन जाते हैं। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होता, जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि, ठीक है। तो यही बस आपको लिखना है और इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? हमें तुलना करना है। तो ये रहा धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर, यानी तुलना हो गया, यही आपको लिखना है। देखिए पहला, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त हो, जैसे जैसे गलाएंगे उच्च टेम्परेचर पे तो इसे धातु प्राप्त हो जाते हैं। अधात्विक खनिज में कोई धातु नहीं रहता, इसलिए इसे गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होते हैं। ये कठोर होते हैं, काफ़ी स्टिक होते हैं एवं चमकीले होते हैं। इनकी अपनी चमक होती है, यानी इनमें भी अपनी चमक होती है अधात्विक खनिजों में, ठीक है। ये प्राय अग्नेय चट्टान से मिलते हैं, ये प्राय परतदार चट्टानों से मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, ठीक है, ये पीटने पर टूटता नहीं है। यानी ये क्या होते हैं? आघात वर्धनीय और तन्यता इसमें गुण पाया जाता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। इसे पीटने पर क्या होता है? आघात वर्धनीय होते हैं, यानी पतली चादर भी बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर चांदी का जो मिठाई देखा होगा तो मिठाई के ऊपर पतली पतली ये चमकदार परत होती है, वो चांदी होती है। इसकी इतनी तरीके से पीटा जाता है कि वो परत बन जाती है, ठीक है। और तन्यता उसमें गुण पाया जाता है, यानी खींच कर लंबी तार बनाया जा सकता है। लेकिन अधातुओं यानी अधात्विक खनिजों में ऐसा नहीं होता, इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता और नहीं चादर बनाया जा सकता। ये पीटने पर चूर चूर हो जाए, जैसे हम ग्रेफाइट को पीटें तो वो चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की तुलना हो जाती है। आप चाहे तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप चाहे तो वो भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, भारत की खनिज पेटियों के नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन हमें करना है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, खनिज पेटी इसका मतलब क्या होता है? खनिज पेटी का मतलब होता है खनिज तत्व जहाँ से जिस स्थान से पाए जाते हैं
वो स्थान स्रोत कहलाता है खनिज पेटी। ठीक है, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे कोई खास भूमि हो, वो खनिज पेटी के नाम से जाना जाता है। तो उसका हमें नाम लिखना है और किन्हीं दो के बारे में हमें वर्णन भी करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, आपको लिखना है देश का अधिकांशतः खनिज निम्नलिखित 3 पट्टियों में पाया जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में हमें लिखना है कौन कौन से 3 हैं। पहला देखिए उत्तरी पूर्वी पठार, और दूसरा लिखना है दक्षिणी पश्चिमी पठार, और तीसरा उत्तर पश्चिम प्रदेश। तो किन्हीं दो का हमें वर्णन भी करना है, तो पहला और दूसरा आप कर सकते हैं। चलिए पहला कर देते हैं। यह देश की सबसे बड़ी, ये देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। ठीक है, इन पेटी में क्या होता है, लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर, ट्यूलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रेमियम, सिलिमेनाइट तथा फास्फेट का विशाल भंडार है। ये इनके स्रोत होते हैं। ये पेटियाँ हो गई। ठीक है, उत्तरी पूर्वी पठार। अब इसके बाद आपको ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, जो आपको अच्छा लगे आप यही लिख सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी पठार ये कहाँ पाया जाता है, यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार तक फैली हुई है। इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज ये सारे पाए जाते हैं। बस दोनों के बारे में आपको लिख देना है और ये तीनों का नाम ही लिखना है। ठीक है, तो इससे समाप्त होता है ये प्रश्न। आइए इसके बाद तीसरा तो हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं। लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को हमें लिखना है। यानी लोहा कैसे प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है उसके अयस्कों से, तो उसका हमें वर्गीकरण करना है, यानी उनका नाम बताना है और उनकी विशेषताएं क्या है उनको भी यहाँ पे लिखना है। काफ़ी आसान सवाल है। तो ये देखिए लौह अयस्क, तो सबसे बेहतर आंसर यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वही आपको आंसर में लिख लेना है। ठीक है, काफ़ी बेहतर तरीके से आंसर यहाँ पे है, तो वही आपको लिखना है स्क्रीनशॉट। देखिए लोहे का कितने अयस्क होते हैं, पहला होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। तो आइए इसका आंसर करते हैं। ये रहा लौह अयस्क और ये रहा लौह अयस्क का वितरण। तो सबसे पहली बात, वितरण का मतलब होता क्या है, किसी भी धातु का अगर ले लिया जाए, लोहे का हो गया यानी लौह अयस्क का वितरण हो गया, सोने का वितरण हो गया, या किसी भी खनिज का वितरण की जब बात की जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि भारत में किन किन प्रदेशों में से ये प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही राज्य से ये प्राप्त होता है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे राज्य से ये प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो अलग अलग क्या है, मिट्टी का जो अलग अलग गुण है, सभी जगह हर एक किस्म की मिट्टी नहीं पाई जाती, जलवायु भी अलग है। ठीक है, तो वितरण का मतलब वही हुआ कि चारों तरफ किन किन राज्यों से वो खनिज हमें प्राप्त होते हैं भारत में, वो कहा जाता है वितरण। तो आपको लिखना है लौह अयस्क जो है, भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, प्रायः सभी राज्यों में पाए थे, परंतु इसका कुल भंडार का 96% कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। ठीक है, काफ़ी सीमित है। और शेष भंडारण जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में क्या है, अवस्थित है। ठीक है, बस यहीं तक आपको ये हो गया। अब इसके बाद हम प्रत्येक राज्य का लिखेंगे वितरण कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए पहला आपको लिखना है कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहे उत्पादन करता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ बल्लारी, इसके बाद हासपेट, संदूर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। ये पहला हो गया कर्नाटक के बारे में। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में आपको लिखना है, ये 20% करता है। इसके बाद उड़ीसा के बारे में करना है, गोवा के बारे में करना है, फिर झारखंड हो गया यहाँ तक। इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस तरीके से पूरे राज्य का वितरण समाप्त हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में लौह अयस्क का वितरण कैसे होता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6,
मैग्नीज तथा बॉक्साइट की उपयोगिता, इनके क्या उपयोग हैं तथा देश में इनके वितरण का वर्णन करें, यानी देश में किन किन भागों से ये प्राप्त होते हैं, इनका वितरण कहाँ कहाँ से होता है, ठीक, किन किन भागों से आते हैं वो हमें बताना है। कौन? मैग्नीज और बॉक्साइट। पहले इसका हम उपयोग लिखते हैं। आइए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको पहले लिखना है मैग्नीज अयस्क। मैग्नीज अयस्क है, इसका उपयोग यहाँ से प्रारंभ करना है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में होता है तथा साथ ही इसका उपयोग शुष्क बैटरी, मतलब आपने देखा होगा जो टॉर्च में बैटरी होती है एवरेडी की, वही होती है शुष्क बैटरी। तो इसके साथ इसका पेंट, कीटनाशक दवाओं बनाने में किया जाता है। ठीक है। भारत में कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। ये तो हो गया इसका उपयोग। हम इसके बारे में वितरण देखेंगे, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है इंडिया में। तो यहाँ से आपको लिखना है भारत में उत्पादन में मुख्य जो क्षेत्र हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। भारत का 78% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडारण महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिले से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले तक फैली पेटी से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको थोड़े से राज्य का नाम लेकर कितना प्रतिशत मिलता है वो आपको लिखना है। ठीक है, देखिए उड़ीसा मैग्नीज जो है भारत में मैग्नीज उत्पादन अग्रणी है, आगे है। यहाँ देश का कुल उत्पादन का 37% मैग्नीज उत्पादन होता है। ये हो गया उड़ीसा के बारे में। अब महाराष्ट्र में देखेंगे ये कितना करता है। महाराष्ट्र भारत में कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज का उत्पादन करता है। ठीक है, बस यही हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो राज्य कौन सा है। अगला राज्य हो गया हमारा मध्य प्रदेश। ये 21% मैग्नीज पैदा कर देश का तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में भी हो गया। इसके बाद आपको लिखना है कर्नाटक। ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो ये आंसर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखिए कर्नाटक के मैग्नीज, ठीक है, ये इतना तक उत्पादन है और 1/4 मैग्नीज का उत्पादन करता है। यहाँ 1/4 मैग्नीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन काफ़ी कम हो रहा है। तो उत्पादक यहाँ तक ही लिख लेना है। आंध्र प्रदेश में देखिए ये 6% करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नीज का वितरण समाप्त हो जाता है और उपयोग भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद देखेंगे बॉक्साइट। तो सबसे पहले बॉक्साइट का उपयोग लिखना है। तो ये रहा बॉक्साइट जो है, ये एल्युमिनियम इससे प्राप्त होता है इसका। तो इसका उपयोग देखिए वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण निर्माण में, घरेलू साज सज्जा सामानों के निर्माण, बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट और रासायनिक वस्तुएं, बर्तन बनाने में सफ़ेद सीमेंट रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ठीक है, बस इसका उपयोग हो गया। अब इसके बाद अब इसका वितरण भी देखेंगे। तो आपको वितरण लिखते हुए, ठीक है, यानी बॉक्साइट का वितरण, बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का जो है का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में है। यहाँ तक हो गया। ठीक है, हमने बता दिया। अब इसका हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत इससे प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए आपको पहले लिखना है गुजरात से 17.35%। ठीक है, दूसरे स्थान पे झारखंड से कितना, 14%, महाराष्ट्र से कितना, 12%। ये सारे आपको लिखने भी हैं। झारखंड देखिए, छत्तीसगढ़ से भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट उत्पादन करता है। ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है, प्रतिशत सिर्फ शामिल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको ये भी लिख लेना है उड़ीसा भारत का कुल कितना करता है, ये 42% उड़ीसा करता है और बाकी राज्यों का तो है ही यहाँ पे। तो इस तरीके से बॉक्साइट का वितरण भी समाप्त हो। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां, अभ्रक की उपयोगिता। क्या उपयोग है अभ्रक का एवं वितरण पर प्रकाश हमें डालना है। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। अभ्रक हो गया, तो पहले इसका उपयोग हमें लिखना है। भारत विश्व के सीड अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका उपयोग होता रहा है, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ा है।
वैसे तो प्राचीन काल से अभ्रक का उपयोग आयुर्वेद दवाओं के लिए किया जा रहे हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है क्योंकि ये विद्युत रोधक के कारण उच्च विद्युत शक्ति के सहन कर सकते हैं। ये उपयोग हो गया इसका। अब वितरण देखते हैं। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक जो है निपेक्ष की 3 पेटियाँ हैं। कौन सा? बिहार से प्राप्त होता है, झारखंड से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान राज्य उसके अंतर्गत आती है। ठीक है। और कुल भंडार कितना है? इतना है टन है। आपको ये बताना है कि झारखंड से 80% अभ्रक उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है, उपयोग भी और इसका वितरण भी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इस सेशन का आखिरी सवाल। खनिजों के संरक्षण के उपाय बताना है, खनिज को कैसे बचाया जा सके। यहाँ पे देखिए खनिज का संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है कि खनिज का काफ़ी सीमित उपयोग यानी विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उनका दोहन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन एक बार ख़त्म हो जाने के बाद काफ़ी हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए तो ये आसानी से नहीं बनते हैं, इनको बनने में काफ़ी वक्त लगता है। तो इनका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए यहाँ पे बताया गया है। खनिज जो है क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है, इनका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है। ठीक है, अगर कोयला ख़त्म हो जाए, पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, यानी देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है। पहला देखिए, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। उनकी बचत जो है पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज करना चाहिए।